हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस। फ्रेंड, दिस इज अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है इजली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए, राइट। एंड हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल एज 11th-12th इकोनॉमिक्स, 11th-12th होम साइंस, राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch, right here. And ये हमारा जो सीरीज़ है ये रैंडमली हमने कहीं से भी स्पेशल जो टॉपिक्स हैं उनको उठाए हैं हमने। एक्चुअली हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, राइट, नेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आपके 11th-12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूँकि आप पीजीटी में अपेयर होने जा रहे हैं तो आपको 11th-12th से ही आपका गुजारा नहीं होने वाला। मास्टर लेवल्स तक आप पढ़ेंगे। ग्रोथ में आप हेरोडोवर मॉडल एंड डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स, मतलब काफ़ी हाई लेवल की जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको भी कनेक्ट करके रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तभी आपकी जो है तैयारी को मजबूती मिलेगा। तो मैंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें सेलेक्ट किए हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं, कभी नेट में, कभी जीआरएफ में, कभी पीजीटी में, कभी टीजीटी में, इस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चंस आया हुआ है, राइट। तो कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मुझे लगा मुझे आप तक डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, राइट। या सबसे पहला हमारा होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन 2010। कब डेवलप किया गया? 2010 में, बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। इसका भी आप जो है फुल फॉर्म अपने माइंड में रख लीजिए। OPHI का फुल फॉर्म, O फॉर ऑक्सफोर्ड, P फॉर पॉवर्टी, H फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव, राइट। तो इसने कौन सा इंडेक्स डेवलप किया? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट। कब डेवलप हुआ? 2010 में। एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, पॉइंट शुड बी नोटेड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, नाम तो आपने सुना होगा, राइट। UNDP एंड यूजेस हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स ऑफ डिटरमाइन द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एक्सपीरियंस बाय पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मतलब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2010 में डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, राइट, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, यानी UNDP एंड यूजेस, ठीक है ना, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स to determine the incidence and intensity of poverty experienced by a population, right। सेकेंड हमारा क्या है, ये कभी कभी क्रोनोलॉजिकल के वे में पूछ लेता है, ठीक है ना, कि डेट, मतलब आप एक्यूरेट ईयर, ठीक है ना, पूछ लेगा आपको कौन से ईयर में हुआ था। तो ये चीज़ मोटा मोटा आप याद रखिए। MPI 2010 में हुआ था। किसने डेवलप किया? हमारा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, राइट, एंड आपका UNDP के द्वारा, करेक्ट। ये हमारा हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। किस लिए होते हैं? टू डिटरमाइन द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एक्सपीरियंस बाय अ पॉपुलेशन, करेक्ट। चलो नेक्स्ट हमारा है ऑन जनवरी 2016 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs वही बोलते हैं ना, SDGs, ठीक है ना। तो ये कब, सीधा यही पूछ लेगा
कि एक तो पूछेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने जो मतलब डेवलप किए गए हैं 2016 में, वो कितने हैं? तो 17 हैं, 17 हैं, राइट। और कब डेवलप किए गए हैं? तो 1 जनवरी 2016 को। तो SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये 1 जनवरी 2016 में डेवलप किए गए, राइट। ऑफ 2030 एजेंडा, ये भी पूछ लेगा किस एजेंडा के लिए किया गया, कब तक के लिए किया गया? तो 2030 के लिए किया गया, राइट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट डियर। तो ये गोल्स कब तक है? 2030 के लिए। कब डेवलप किया गया? 2016 में। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17, ठीक है ना। ऐसे मोटा मोटा अपने उसमें रख लो, यही ऐसी चीज़ें पूछेगा, राइट। एडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर्स in September 2015 at an historic unit summit, UN summit, right। UN की एक हिस्टोरिक समिट हुई थी 2015 में, सितंबर में। वहाँ जो है वर्ल्ड के लीडर्स मतलब शामिल हुए थे, और उन्हीं के द्वारा अडॉप्ट करके ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका एजेंडा 2030 के लिए 17 डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए थे। कब डिसाइड किए गए थे? 2016 में, करेक्ट। ऑफिशियली केम इनटू फोर्स, राइट है। चलो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, P फॉर फिजिकल, PQLI, ठीक, ऐसे भी याद कर लो, SDGs, PQLI, ठीक है, बस फुल फॉर्म माइंड में रखना। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक, was developed in mid 1970s by economist David Morris, right, 1979, Morris and McAlpin 1982, and his colleague at US Overseas Development Council। फिर से सुन लीजिए आप, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI was developed in मिड 1970s, ठीक, बाय इकोनॉमिस्ट। किसने डेवलप किया था? डेविस मॉरिस ने, राइट, 1979 में मॉरिस एंड मैकएल्पिन ने 1980 में, ठीक है ना। इसके बाद एंड हिज कलीग एट US ओवरसीज डेवलप्ड काउंसिल। तो मोटा मोटा याद कर लो, PQLI 1970 में डेवलप किया गया, और आपका SDGs आपका 2016 में डेवलप किया गया, और आपका ये MBI आपका डेवलप किया गया 2010 में, करेक्ट। चलो एक दो बार पढ़ोगे माइंड में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, द ग्लोबल HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम जानते ही हैं। ग्लोबल HDI फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR, correct। Human Development Report SDR measure a country's success in following human development achievements for its citizens a long and healthy life using health data, correct, access to knowledge using education data, and decent standard of living using income per capita, करेक्ट। तो ये आपका कब हुआ था? 1990 में, क्लियर। चलो ये हो गया, और आगे हम चलते हैं। अच्छा दीज आर सेम है ना, एक ही चीज़ है, राइट। चलो अब ये देख लीजिए आप थोड़ा, हेरोडोमर का मॉडल आपका ग्रोथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही इसमें फार्मूले हैं, उनको ज़रूर आप एकदम रट लो। मैं दूंगी आपको आगे चल के फार्मूला दूंगी। 11-12 का ये मेरा कंप्लीट हो जाए एक बार सीरीज़, फिर मैं हाई लेवल का भी मैं आपको कराऊंगी, ग्रेजुएट लेवल का भी, मास्टर्स का भी, ठीक है ना। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। हेरोडोमर मॉडल सजेस्ट that the rate of economic growth depends on two things: level of saving, higher saving enable higher investment, correct। इन्होंने क्या बताया? हायर सेविंग enable higher investment, correct।
दूसरा कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक। अ लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स इन्वेस्टमेंट इज मोर एफिशिएंट एंड ग्रोथ रेट विल बी हायर। आप समझ लीजिए आराम से, देखिए द हेरोड-डोमर मॉडल सजेस्टेड दैट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। हमारे जो है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो की दर जो है वो दो चीज़ों पे निर्भर करती है, करेक्ट। तो किस पर निर्भर करती है? नंबर वन, लेवल ऑफ सेविंग्स, यानी लेवल ऑफ सेविंग, सेविंग के लेवल पर डिपेंड करती है। हायर सेविंग इनेबल हायर इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। कैपिटल, और दूसरा कैपिटल आउटपुट रेशियो पर डिपेंड करती है। A lower capital output ratio means investment is more efficient and the growth rate will be higher, correct? समझ में आ गया? फिर आपका सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हेरोड-डोमर, अब इसको थोड़ा सा देख लो। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक, जी, लेवल ऑफ सेविंग अपॉन लेवल ऑफ आउटपुट रेशियो, यही दोनों चीज़ें, ठीक है ना। लेवल ऑफ सेविंग यानी एस, लेवल ऑफ आउटपुट रेशियो यानी के, करेक्ट। हेरोड-डोमर मॉडल, अब यहाँ देख लो, हेरोड-डोमर मॉडल इज मोर डिटेल, लेवल ऑफ सेविंग एस इक्वल टू, फॉर्मूला रख लेना, ठीक, इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस हमने आपको पढ़ा रखा है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव माइनस which is ratio of national saving to the national income। समझ में आ रहा आपका? इन्होंने बताया, ठीक है ना, कि लेवल ऑफ सेविंग यानी S इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी APS माइनस विच इज द रेशियो ऑफ नेशनल सेविंग टू नेशनल इनकम, करेक्ट। उसके बाद आप देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, MPC, क्लियर। द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट कैपिटल नीडेड टू इंक्रीज आउटपुट। कैपिटल आउटपुट रेशियो यही होता है कि आउटपुट को जो है इंक्रीज करने के लिए कितना कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कितने अमाउंट की कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, उसी को ये दर्शाता है। हाई कैपिटल आउटपुट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इनएफिशिएंट। हाई कैपिटल आउटपुट का मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनएफिशिएंट है, राइट। द कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑल्सो नीड टू टेक इनटू अकाउंट द डेप्रिसिएशन ऑफ existing capital marginal efficiency to of capital. This refers to productivity of investment, correct। if, अब देखो, if machines costing 30 million increase output $10 million, ठीक है ना। तो अगर मशीन की कॉस्टिंग कितनी है 30 मिलियन, अब ये जो है 30 मिलियन लगा के आपका आउटपुट कितना निकलता है 10 निकलता है, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 3। ध्यान से समझना, देखो आउटपुट आपका कितना हुआ 10 मिलियन और आपका मशीन का कॉस्ट कितना हुआ 30, यानी अगर ये इसका 3 गुना है ना मशीन का कॉस्ट, ठीक, तो यानी आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका 3 हो गया, यानी 3 गुना, ठीक, समझ पा रहे हो। अगर ये भी 10 होता, ये भी 10 होता तो 1 होता, ये 2 है ये 1 है तो ये 2 होता, अभी ये 30 है ये 10 है, यानी 3 गुना ये है तो 3 होगा कैपिटल आउटपुट रेशियो, राइट डियर। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। आगे चलो। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे वो हैं थियरीज़ हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जैसे इट अज्यूम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन व्हेन इंडस्ट्रियलाइज वुड हैपन। द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस थियरी वाज पॉल रोडान,
रोडान ने कौन सी थियरी दी थी बेटा? आपका बिग पुश थियरी दी थी ना, राइट? रोस्टिन रोडान ने बिग पुश थियरी दी थी। चलो ठीक, ये थियरीज हैं, वो थोड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मुश्किल आ रही थी। बिग पुश थियरी आपकी किसने दिए थे? यहाँ देखो, नाम पूरा देख लो, कुछ चीज़ें कट रही हैं इसलिए 2-3 पार्ट में डिवाइड करके मुझे करना पड़ा। पॉल रोस्टिन रोडान ने 1943 में दी थी बिग पुश थियरी। आप कहीं ऐसे लिख लो, बिग पुश थियरी रोडान, ठीक है ना? पॉल रोजेनस्टीन रोडान, ठीक। फिर आपका डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर किसने दिया था? आपका एडम स्मिथ। डिवीज़न ऑफ लेबर एडम स्मिथ, डिवीज़न ऑफ लेबर एडम स्मिथ, रट डालो। बिग पुश रोडान and division of labor Adam Smith. This concept was popularized by Adam Smith in an inquiry into the nature and cause of wealth of nation. इनकी बुक है 1976 में इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में चर्चा की थी, करेक्ट? नेक्स्ट आप देख लो, ये क्लियर हो गया। अब देखो रोस्टो, his classical stage of growth in 1960s. चलो, रोस्टो रोस्टो ने क्या किया था? हिज क्लासिकल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1960 विच प्रेजेंटेड, ठीक है ना, विच प्रेजेंटेड 5 steps through which all countries must pass to become developed. कौन कौन सा स्टेज होता है? ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है, प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ होता है, रट डालना है इसको, टेक ऑफ होता है, एंड डेराइव टू मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ध्यान से सुन लो, एक पारंपरिक स्थिति होती है, ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक। एक होता है प्री टेक ऑफ, थर्ड क्या होता है? टेक ऑफ। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेना, टेक ऑफ से पहले ही प्री कंडीशन टेक ऑफ आएगा, ठीक। और जब आपका प्री कंडीशन टेक ऑफ से पहले आया, यानी टेक ऑफ हमारा थर्ड होगा, उससे पहले हमारा ये आ जाएगा, क्या नाम, प्री कंडीशन टेक ऑफ, और उससे पहले हमारा ट्रेडिशनल होता है, राइट। और फोर्थ कंडीशन हमारा क्या होता है? डेराइव मेच्योरिटी, और फिफ्थ कंडीशन होता है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, करेक्ट। ये हमारा कौन सा हो गया? ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है ना। ये थ्योरी किसने दी थी? हमारी रोस्टो ने दी थी। किसने दी थी? ट्रेडिशनल सोसाइटी, रोस्टो। तो ऐसे याद करना, रोस्टो ने ट्रेडिशनल भी दी थी, प्री कंडीशन टेक ऑफ भी दिया था, टेक ऑफ भी दिया था, डेराइव मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, तीनों दिया था, करेक्ट। इतना क्लियर हो गया। रोडान ने क्या दिया था? हमारे बिग पुश थ्योरी दिया था, एंड एडम स्मिथ ने हमारे क्या दिया था? एडम स्मिथ ने हमें ये डिवीज़न ऑफ लेबर दिया था। इसके बाद आपका कौन सा बच गया है? आर्मी लेबर। रुक जाओ, रिजर्व आर्मी लेबर मैं बताती हूँ। मार्क्स शो द एक्सपेंशन ऑफ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर एज एन inevitable outcome of the process of capital accumulation. मार्क्स, कार्ल मार्क्स जिसका नाम है, 1867 शॉ एक्सपेंशन ऑफ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, इनेविटेबल आउटकम ऑफ द प्रोसेस। अब ध्यान से सुन लो, ये मैं दिखा रही हूँ, देखो। बिग पुश रोडान, ट्रेडिशनल सोसाइटी आपकी कौन दिए? यहाँ ये रोस्टो, ठीक। रोस्टो ने और क्या दिया? ट्रेडिशनल के बाद साथ प्री कंडीशन टेक ऑफ, डेराइव मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, राइट। इसके बाद आपका क्या आ गया? आर्मी लेबर किसने दिया? अभी मैंने बताया आपको, कार्ल मार्क्स ने, ठीक।
डिवीज़न ऑफ लेबर किसने दिया? एडम स्मिथ ने। ऐसे मोटा मोटा अपने माइंड में रखो, 2-3 बार करोगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस ऑफ ग्रोथ थियरी, ठीक। बैलेंस ऑफ ग्रोथ थियरी किसके द्वारा डेवलप की गई, मतलब कौन कौन से लोग, क्वेश्चन ये बन सकता है कौन कौन से लोग बैलेंस ऑफ ग्रोथ थ्योरी से क्या है, कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं। तो नक्से, ठीक है ना, नक्से, लेविस एंड एलन यंग एंड रोडान। फिर से सुन लो, नक्से यानी रैगनर नक्से एंड लेविस एंड एलन यंग एंड रोडान। नक्से, लेविस, एलन, रोडान, नक्से, लेविस, एलन, रोडान, नक्से, लेविस, एलन, रोडान, right dear? Balance of growth means investment in depressed sector of an economy lead to harmonious growth of different sector of the economy, correct? फिर आपका ACC यानी आपका दिस थ्योरी गवर्नमेंट ऑफ एनी UDCs need make large investment in number of industries simultaneously, correct? ये समझ में आ गया आपको? तो सीधा सीधा यही है, बाकी कुछ नहीं है। बैलेंस थ्योरी से कौन कनेक्टेड है? तो भाई रैगनर नग से कनेक्टेड है, लेविस कनेक्टेड है, एलन यंग कनेक्टेड है, रोडान कनेक्टेड है। क्लियर? चलो सेम चीज़ है, वही है, ठीक है ना। दिस थ्योरी, अच्छा ये तो हो गया हमारा। ये थ्योरी जो है क्या करता है, विल इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट, increase the productivity, provide incentive to private sector to invest, right? सेम चीज़ें वही हैं हमारी, करेक्ट? ओहो, अच्छा अब एक चीज़ और देख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ बुक्स हैं, ये बुक्स इनके राइटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आप देख लो, इन्फ्लुएंस सोसाइटी इन 1858, बुक बाय हार्वर्ड इकोनॉमिक जॉन केनेथ गालब्रेथ, ठीक है ना। द बुक shot the clearly outline the manner which post World War II United States was becoming wealthy in private sector but remained poor in public sector, lacking social and fiscal infrastructure and perpetuation income disparities। सब सीधा सीधा ये जान लो कि इन्फ्लुएंस सोसाइटी 1958 जॉन केनेथ गालब्रेथ ने दिया था। फिर आप गुनार मिडल की बुक कौन सी है, एशियन ड्रामा, रट लो, ठीक है ना। ये 1968 में गुनार मिडल एशियन ड्रामा was published in 1968. On the face of it, the book formed in terms of realities of an economically stagnant Asia appears to have little to offer the modern development economist, correct? Gunnar Middle, Asian drama, affluent society, John Kenneth Galbraith, Stage of Economic Development 1958, book on economic development by Albert Hirschman. Hirschman critiques the theories of balanced growth put forward Ragnar Nurse, Paul Rostand Rodan, which called simultaneous large-scale increase in investment
across multiple sector to spur economic growth, right dear? तो हमारा ये जो है स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय हर्षमैन, करेक्ट? हर्षमैन की बुक है ये। फिर आपका आता है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम इज अ 1999 बुक about international development by Indian economist and philosopher अमर्त्य सेन। ये बहुत प्राउड की बात है ना, ठीक है ना? वी आर इंडियन। और हमारे अमर्त्य सेन, जब मैं कॉलेज में थी 99 में, आई वॉज इन, हाँ स्कूलिंग, मतलब वही स्कूलिंग ही था मेरा, ठीक है ना? तब अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। और 98-99 में जो भी है ना, आई वॉज वेरी यंग, उस वक्त इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है ना? बहुत बड़ी बात है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य, अमेरिकन एडिशन ऑफ द बुक वाज पब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड ए क्रूप्स। Poverty characterized by lack of at least freedom. Sen uses term unfreedom for lack of freedom. ठीक? Include a de facto lack of political right and choice, vulnerability to coercive relation and exclusive from economic choice and protections, करेक्ट? तो सीधा सीधा जान लो कि एफ्लुएंट सोसाइटी 1958, जॉन केनेथ गैल्बर्ट, गुनार मिलर, एशियन ड्रामा 1968, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1958, हर्षमैन, अल्बर्ट ओ हर्षमैन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम इज 1999, अमर्त्य सेन, करेक्ट? हो गया बेटा, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे, अभी हमारा स्टैटिस्टिक्स का सीरीज चल रहा है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। बीच बीच में इस टाइप के भी कोई टॉपिक जो आपको, मुझे लगता है कि आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको करती रहूँगी। सो डियर, आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। लव यू ऑल गाइस।